हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 10 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसके अलावा इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती तो वीडियो रोज सुबह आएगी। आप लोग के यहाँ पे पूरी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर पे नहीं ध्यान दिया जाता है, नहीं करंट अफेयर तो रहता है, उसके अलावा स्टैटिक पोर्शन जो होता है, करंट प्लस स्टैटिक्स का मिक्सचर जो होता है, मिश्रण जो होता है, उसको लेकर के चलते हैं। क्यों? कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे करंट प्लस स्टैटिक ही पूछेगा, स्टैटिक पोर्शन जरूर पूछता है। और स्टैटिक पोर्शन कौन सा पूछता है? वही जो न्यूज में हो, जो करंट बनी होती है उसी का स्टैटिक पोर्शन आपसे पूछ लेता है। तो हम यहाँ पे दोनों को कवर करते हैं, यानी करंट प्लस स्टैटिक। और लास्ट में कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर टाइप के कुछ करंट अफेयर होते हैं जो डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम या स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ये जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कौन है वो? राजीव कुमार जी। उन्होंने क्या किया है? तो अभी एवेब क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एवेब, इसमें क्या हुआ? इसकी 11वीं बैठक थी, उसी में भाग लिया हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी ने। हमारे तरफ से इन्होंने प्रतिनिधि किया है। तो इसके ये आर्टिकल है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हमारे कौन है? ये तो श्री राजीव कुमार जी। इन्होंने क्या किया? तो अभी 11वीं बैठक हो रही थी। किसकी 11वीं बैठक थी? तो एवेब की। एवेब क्या है? उसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। इसकी 11वीं बैठक थी, इसी में राजीव कुमार जी ने भाग लिया, तो इस वजह से ये न्यूज में आ गया। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज क्या है और यहाँ पे राजीव कुमार जी का मुद्दा क्या है। तो राजीव कुमार कौन है? ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये आप याद रखेंगे, वन लाइनर टाइप से आप पूछ लेगा डायरेक्टली एग्जाम में। उसके अलावा एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज क्या है, इसके बारे में आगे जानेंगे अच्छे से पूरे डिटेल्स में। तो आप ये देखिए कि नाम से पता चल रहा है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, यानी कि इलेक्शन से जुड़ा मुद्दा ये देखता है। अब विश्व के स्तर पर जितनी भी ऐसी संस्थाएं जो इलेक्शन देखती हैं, यानी कि जो निर्वाचन पद्धतियों को देखती हैं, जो निर्वाचन करवाती हैं, उन्हीं का ये एक संघ है, उन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये उसी के बारे में बात करता है कि चुनाव को कैसे और अच्छा बनाया जाए, चुनाव को और कैसे निष्पक्ष बनाया जाए, ये सारी बातें कर रहा है। तो आप देखेंगे अक्सर जैसे अफ्रीकी देश हो गए, या कुछ जैसे बेलारूस जैसे देश हो गए, रसिया जैसे देश हो गए, चाइना जैसे देश हो गए, यहाँ पे क्या है? कहने के लिए तो डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तव में डेमोक्रेसी नहीं है। और फिर डेमोक्रेसी में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप खुद सोच के देखिए कि चुनाव निष्पक्ष हो ही ना, किसी एक आदमी के पक्ष में हो, चाहे वो कोई भी हो, ABCD कोई भी पर्सन है उसके पक्ष में हो, तो फिर एक तरीके से लोकतंत्र हुआ कहाँ से? फिर तो सिर्फ दिखाने के लोकतंत्र हुआ। वास्तव में लोकतंत्र तो तभी होगा ना जब सच में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, उसको ठीक तरीके से लेकर के चला जाए। जो हम जिसको डाल रहे हैं, जिसको हम मत दे रहे हैं, वही जीते, वही MP MLA बने। तो यहाँ पे वही मुद्दा है कि यहाँ पे इलेक्शन से जुड़े मुद्दे ये देखता है, यानी चुनावी प्रक्रिया को कैसे और पारदर्शी बनाया जाए, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, उसमें डिजिटल कैसे किया जा सकता है, या उसके अलावा और अच्छे लेवल पे कैसे लेकर के चला जा सकता है, उसकी कमियां क्या है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम क्या है, सारी चीजें देखता है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। देखते हैं हम इसका स्टैटिक पोर्शन। यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी अक्टूबर 2013 में। कहाँ पे स्थापना की गई थी? तो सियोल, दक्षिण कोरिया में। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दें कि जो ये कोरिया गणराज्य लिखा है, इसका मतलब होता है साउथ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में क्या हालत है आप सभी को पता है, वो एक तानाशाह देश है, इसलिए उसको यहाँ पे काउंट नहीं करते। साउथ कोरिया की बात की जा रही है। जब भी कोरिया गणराज्य लिखा उसका मतलब होता है साउथ कोरिया। अभी जो इनकी 11वीं बैठक हुई है, बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये कोलंबिया के कार्टागेना में। यहाँ पे कौन भाग लिया हमारी तरफ से? तो राजीव कुमार जी ने भाग लिया, तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा इसमें कितने लोग हैं? तो 119 EMB। EMB से क्या मतलब है? EMB का मतलब है चुनाव प्रबंधन निकायों, यानी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, यानी EMB, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, चुनावी प्रबंधन निकायों का मतलब है यहाँ पे कि जो चुनाव को मैनेज कराता हो, जो चुनाव कराता हो। ऐसे कितने संगठन इसमें शामिल है? तो 119। उसके अलावा 20 क्षेत्रीय संगठन या सहयोग शामिल है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 119 इलेक्शन बॉडीज हैं। उसके अलावा 20 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें शामिल है। 13 जुलाई 2023 को नेशनल सिविल रजिस्ट्री कोलंबिया द्वारा क्षेत्रीय चुनाव 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बात है? क्षेत्रीय चुनाव 2023 की जो चुनौतियां आने वाली, यानी जब भी आप रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर क्या मतलब होता है? जैसे देखिए भारत के स्तर पर आप देखेंगे तो किसी एक जगह का MP या MLA का चुनाव हो गया, या आपके यहाँ पे देखेंगे कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो उसकी बात की जा रही है, या विधानसभा का चुनाव होता है तो उसकी बात की जा रही है। यानी अपने क्षेत्रीय स्तर पर देखना है, ना कि विश्व के स्तर पर। उससे समस्याएं क्या हो सकती है, उसकी क्या क्या समस्या, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके लिए यहाँ पे एक आयोजित किया जाएगा समारोह। कब किया जाएगा? तो 13 जुलाई को, यानी कि आज के दिन किया जाएगा।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ईसीआई और एवेप की क्या कहानी रही है। एवेप क्या है? एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, इसके बारे में, और ईसीआई जो हमारा है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की क्या स्टोरी उसके बारे में पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एवेप की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2013 में सियोल दक्षिण कोरिया में हुई थी। किस लिए हुई थी? तो चुनाव प्रबंधन की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के माध्यम से दुनिया भर में अस्थायी लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए। कहाँ पे? तो दुनिया भर में अस्थायी लोकतंत्र प्राप्त हो सके उसके लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी एवेप की। ईसीआई 2011-12 से एवेप के गठन की प्रक्रिया से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है और अक्टूबर 2013 में इसकी स्थापना के बाद से लगातार 2 कार्यकाल 2013 से 15 और 2015 से 17 के लिए इसके कार्यकारी बोर्ड का सदस्य रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो ईसीआई है, ईसीआई क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो क्या कह रहा है? तो यहाँ पे इसका मुद्दा ये है कि 2011-12 से ही जब इसकी स्थापना की बात चल रही थी तभी से हम लोग इससे निकटता से जुड़े हुए हैं, यानी कि तभी से हम लोग इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं ताकि जब भी इसकी स्थापना हो तब इसके संस्थापक सदस्य होने से। संस्थापक सदस्य कौन होते हैं? जब स्थापना के समय जो साथ देते हैं वो संस्थापक सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2011-12 से हम लोग की नजर थी इस पे, यानी लॉन्च होने से, बनने से पहले हम लोग इस पे नजर गड़ा के बैठे हुए थे। जैसे 2013 में इसकी स्थापना हुई तो 2013 से लेकर के 2015 तक, फिर लगातार 2015 से 2017 तक, यानी लगातार 2 साल के लिए, 2 साल नहीं मतलब 2 कार्यकाल के लिए यहाँ पे हम लोग इसके सदस्य रहे हैं। ईसीआई ने 2017 से 19 की अवधि के लिए एवेप के उपाध्यक्ष का पदभार, उसके बाद 2019 से 22 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में, और वर्तमान में एवेप के तत्काल पूर्व अध्यक्ष के रूप में 2022 से 24 के लिए इसके कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं कि जब 2017 से 19 के लिए हम लोग क्या थे तो उपाध्यक्ष थे, उसके बाद 2019 से 22 के लिए क्या हुए तो अध्यक्ष हुए थे, उसके बाद फिर से 2022 से 24 के लिए क्या हुआ तो उसके कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हुए। यानी लगातार हम इससे जुड़े हुए हैं, लगातार हमें कोई ना कोई पद मिले रहे, इसके सदस्य भी हैं, उपाध्यक्ष भी बन चुके हैं, अध्यक्ष भी बन चुके हैं, यानी कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं इसमें जहाँ पे हम नहीं गए हूँ, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं गए। तो वही बात की जा रही है यहाँ पे। नवंबर 2022 में केप टाउन में एवेप की 5वीं आम सभा की बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने ईएमबी का कोविड महामारी 2019-22 के बावजूद सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद ईसीआई से दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग को एवेप की अध्यक्षता सौंपी थी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो नवंबर 2022 में इसकी 5वीं बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी तो केप टाउन में हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ? अब आप सभी को पता है कि उस टाइम क्या था, कोविड का प्रकोप था, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने क्या किया था कि जब कोविड का प्रकोप था 2019 से 2022 के बीच में, तो भारत ने क्या किया? भारत ने इसको अच्छे से टैकल किया। नवंबर 2022 में केप टाउन में एवेप की 5वीं आम सभा की बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने ईएमबी का कोविड महामारी 2019 से 22 के बावजूद सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद ईसीआई से दक्षिण अफ्रीका के चुनाव आयोग को एवेप की अध्यक्षता सौंपी। यानी कि जब भी कोविड-19 का माहौल चल रहा था, सारी दुनिया डरी हुई थी, सारी दुनिया में अफरा तफरी मची थी, तब भी ईसीआई ने इसको अच्छे से लेकर के चला, ईसीआई ने इसको संभाला। उसके बाद क्या कि जब कोविड-19 कंप्लीट हो गया तब ईसीआई ने इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी थी? अफ्रीका को सौंपी थी। किसको? तो साउथ अफ्रीका को। एवेप अपने सदस्य ईएमबी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है और चुनाव प्रबंधन प्रथाओं का अध्ययन करने और अन्य सदस्य ईएमबी के साथ ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न देशों में चुनाव आगंतुक एवं अवलोकन कार्यक्रम चलाता है। यानी ये चुनाव के लिए क्या करता है? चुनाव प्रक्रिया और अच्छे और बेहतर सके तो ये अन्य देशों के साथ सहयोग करता है। इसके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाता है ताकि अधिकारियों को, उसके अलावा जो भी चुनाव कंडक्ट कराते हैं उनको और अच्छी जानकारी दी जा सके, ज्ञान का आदान प्रदान किया जा सके, ज्ञान साझा किया जा सके, ये सारी चीजें करता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया एवेप सेंटर के बारे में। सितंबर 2019 में बेंगलुरु में आयोजित एवेप कार्यकारी बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एवेप सदस्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए, किस चीज के लिए? तो यहाँ पे एवेप की जो प्रथाएं उसको साझा करने, उसके अलावा जो अधिकारी होते हैं और सदस्य होते हैं उनके प्रशिक्षण और निर्माण की बात की जा रही है। दस्तावेजीकरण और अनुसंधान के लिए नई दिल्ली में, कहाँ पे? तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि नई दिल्ली में एक वेब क्या है तो एवेप केंद्र, यहाँ पे डिजिटल की बात की जा रही है, एक एवेप केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र कई प्रकाशन और दस्तावेज ला रहा है जिसमें एवेप इंडिया जर्नल ऑफ इलेक्शन नामक एक विश्व स्तरीय जर्नल भी शामिल है। ईसीआई भारत एवेप केंद्र के लिए सभी आवश्यक संसाधन प्रदान कर रहा है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे इसका एक रीजनल कार्यालय जो कहाँ पे? भारत की न्यू दिल्ली में भी है, एवेप सेंटर का। यहाँ पे किस नाम से एक रिपोर्ट जारी करता है तो एवेप इंडिया जर्नल ऑफ इलेक्शन नाम से जारी करता है। ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे दिल्ली में भी इसका कार्यालय है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जिसको आप आम भाषा में कहते हैं ड्रोन, और उसके अलावा क्या बात की जा रही है? उसके अलावा बात की जा रही है कि जो वॉर होने वाला है, आने वाले टाइम में युद्ध जो होने वाला है, वहां पे इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? या तो आप ड्रोन से हमला करिए, या साइबर हमला करिए, या रोबोटिक्स लेकर के आ जाइए युद्ध में, तो वहां पे इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो रोबोट हो गया, साइबर अटैक हो गया, उसके अलावा जो ड्रोन होता है, तो वहां पे क्या ड्रोन या कोई भी मशीन
इंसान जितना तेज हो सकती है, इंसानी भाषा समझ सकती है। इंसानी भाषा समझने से मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोड कर सकते हैं कि नहीं, कोड डिकोड ये तो कर ही रही है। अभी तो आप वर्तमान में देख रहे हैं कि इंसान से बात की जा रही है, लेकिन जो यहाँ पे इंसानी भाषा का मतलब है कि जो इंसान की फीलिंग्स होती है, जैसे इंसान अच्छी बुरी चीज फील कर सकता है, तो ये सारी चीजें वो कैसे करेंगे मशीन, या क्या उस लेवल पे कर पाएंगे कि नहीं। जैसे अभी एक कोई मूवी बनी है साउथ इंडिया की, मुझे नाम तो एग्जैक्ट नहीं याद है, पर उसमें ये दिखाया कि जो रोबोटिक्स को अगर हम सेना के रूप में यूज करते हैं तो उसका नुकसान क्या है। अब उनको कमांड दे दी जाती है कि आपको जाकर के यहाँ पे खात्मा करना है आतंकवादी, लेकिन होता क्या, फिर वो पूरा का पूरा गांव ही सपाट कर देते हैं। यानी रोबोटिक्स जो होते हैं क्या करते हैं, पूरे गांव वालों को ही मार देते हैं, जो निर्दोष होते हैं, जो निहत्थे होते हैं बेचारे, जिनकी कोई गलती नहीं, गांव वाले हैं शांति से रहते हैं, उनको भी पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि क्या मशीन इंसानों को प्रतिस्थापित कर देगी, क्या मशीन इंसानों की जगह ले सकती है, चाहे वो वार हुआ चाहे अन्य जगह हुई। इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये जो ड्रोन है ना, ड्रोन की बात की जा रही है। ड्रोन की लेमैन लैंग्वेज है। लेमैन लैंग्वेज का मतलब जिसको आम बोलचाल की भाषा में ड्रोन कहते हैं, यानी आम बोलचाल की भाषा लेमैन लैंग्वेज कहलाती है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि ड्रोन जो है लेमैन लैंग्वेज है, लेकिन इसका असली नाम क्या है, इसका असली नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मानव रहित हवाई वाहन, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो ड्रोन है वो लेमैन लैंग्वेज है, उसका असली नाम है मानव रहित हवाई वाहन, और इसका इंग्लिश में क्या नाम है, यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वही बात की जा रही है कि ड्रोन जो है मानव रहित विमान, यूएवी के लिए एक आम शब्दावली है। मानव रहित विमान के 3 उप समूह है, यानी इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यूएवी को अगर आप देखेंगे तो कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन से, तो एक पहला रहता है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, दूसरा क्या है ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट, और तीसरा क्या है मॉडल एयरक्राफ्ट। यानी इन 3 चीजों में बांटा गया इसको। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, अब जैसे आप एक जगह बैठ जाए किसी जगह, वहां से फिर रिमोट से कंट्रोल करें इसको, ये हो जाता है रिमोटली पायलटेड। उसके अलावा अब यहाँ पे बात की जा रही है ऑटोनॉमस के बारे में। ऑटोनॉमस क्या होता है, आप सभी को पता है। ऑटोनॉमस जो होता है उसका मतलब होता है स्वतंत्र, यानी जो आप एक बार उसको कमांड दे फिर वो अपने हिसाब से काम करे, टारगेट पे ही जाके कि गिरे, टारगेट का जाकर के वो ध्यान रखे, उसके बारे में बात की जा रही है। और मॉडल एयरक्राफ्ट ये एक तरीके का डिजाइन है जिसको अपने हिसाब से आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो इंडियन है, हम लोगों ने अपने कानून के हिसाब से इसको 5 श्रेणियों में बांट रखा है, और 5 श्रेणियों में किस आधार पर बांटा गया, तो वजन के आधार पर। यानी इनका जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसके किसके आधार पर किया है, तो वजन के आधार पर, वेट के आधार पर इसका कैटेगराइजेशन किया गया है इंडिया में एक कानून के तहत। और इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला कैटेगरी कौन है, तो नैनो। इसका वजन कितना होना चाहिए, 250 ग्राम से कम या इसके बराबर हो, तो इसको नैनो कैटेगरी में रखते हैं। माइक्रो कैटेगरी में कब रखते हैं, जब 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच में हो, 250 ग्राम से 2 किलोग्राम के बीच में हो, तब इसको माइक्रो कैटेगरी में रखते हैं। उसके अलावा छोटा कब कहते हैं, स्मॉल। स्मॉल तब कहते हैं जब 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक होगा, तो उसको स्मॉल की कैटेगरी में रखा जाएगा। मध्यम कब होगा, जब 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होगा, तब मीडियम होगा। उसके अलावा बड़ा यानी लार्ज कब रखेंगे, लार्ज की कैटेगरी में कब आएगा ये, तो जब 150 किलोग्राम से अधिक का होगा तो उसको लार्ज की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखें कि 5 कैटेगरी हो गई है। कभी कभी आपसे डायरेक्टली मैच कराने के लिए दे देगा कि नैनो की कैटेगरी कितना होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो मानव रहित युद्ध प्रणाली है, यानी कि मानव नहीं होंगे, यानी कि मशीनों का जो युद्ध होगा, चाहे वो ड्रोन्स का होगा चाहे रोबोट का होगा, तो उसका क्या महत्व है, क्या बात है, उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीजें बात की जा रही है। किस किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे आप ये देखिए कि जब मानव नहीं रहेंगे तो ये क्या होगा, और भविष्य में क्या हो रहा है, एआई बनते जा रहे हैं, एआई डेवलप हो रहे हैं और नेक्स्ट लेवल पर डेवलप हो रहे हैं। वो इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, इंसानों की तरह सारी चीजें फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखें कि रोबोटिक्स की दुनिया जो है बहुत आगे जा रही है। अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि क्या इसको सेना के तरीके से यूज किया जा सकता है, क्या इनको युद्ध में उतारा जा सकता है, तो इसी तरीके से। और ये जो ड्रोन वाला मैटर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करा था, तो ये सारे मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। ड्रोन से अटैक कर रहे हैं तो पहले तो ये इनकार कर देंगे कि हमारा है, दूसरा यहाँ पे किसी की जान नहीं जाएगी। हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मानो लेकर के खड़े हैं, हमारी आर्मी मैन खड़ी है, यहाँ पे आप देखें कि ड्रोन से अटैक हो रहा है, तो ड्रोन को मारेंगे तो होगा क्या उससे, ड्रोन की जान तो जाएगी नहीं। ऐसा तो नहीं कि ड्रोन मर जाएगा, इंसान है, बहुत हो गया कि उनका कुछ रुपए का नुकसान हो जाएगा, बस इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ेगा, किसी की जान तो नहीं जाएगी। तो ये सारी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे एक चीज और बताया जा रही है कि जो मानव रहित युद्ध प्रणाली है उसकी कोई अंतरराष्ट्रीय परिभाषा नहीं है, मतलब इसकी कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं, कोई मानक परिभाषा नहीं कि हाँ ये चीज होगी, ये बातें होंगी, तब उसको हम यहाँ पे मानव रहित युद्ध प्रणाली के अंतर्गत रखेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे। तो फिर क्या बात की जा रही है यहाँ पे, सामान्यतः ऐसे मान लिया गया, जैसे होता है ना कि यार बुलाने वाला नाम कुछ और हो और स्कूल का नाम कुछ और होता है। यहाँ पे वही मुद्दा है कि अभी यहाँ पे स्कूल के नाम का ये डिसाइड नहीं हुआ है, बस बुलाने वाला नाम ही डिसाइड हुआ है, अनौपचारिक है, यानी अनौपचारिक रूप से इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि मानव रहित युद्ध प्रणाली है, ये बात की जा रही है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर
अभी तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्तर पर अभी तक कोई ऐसी मुद्दा नहीं बना है, ऐसा कोई कानून नहीं बना जो ये डिफाइन कर सके, जो ये बता सके, इसमें ये परिभाषित किया गया हो कि मानव रहित युद्ध प्रणाली क्या होती है। लेकिन जो अभी तक रिसर्च हुई है या जो भी कुछ जनरल प्रकाशित है उसके आधार पर क्या कहा जाता है, इसको तो अनुसंधान शीर्षक से यूसीएस एक एकीकृत युद्ध प्रणाली है जिसमें मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म, टास्क पेलोड, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और नेटवर्क सिस्टम शामिल हैं। यानी अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मानव रहित युद्ध प्रणाली में यूसीएस में किसको शामिल किया जा सकता है, तो मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म होगा, टास्क पेलोड हो गया, उसके अलावा कमांड और कंट्रोल सिस्टम होगा और नेटवर्क सिस्टम होगा। इन सारी चीजें जहाँ होती है उसको मानव रहित युद्ध प्रणाली में हम शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्षेत्र प्रयोगों के लिए उनको क्या किया जाता है, तो उनको भी कैटेगराइज किया जाता है, यानी कौन कौन से क्षेत्र में इनको यूज किया जा सकता है उसकी बात की जा रही है। पहला क्या है, डीप स्पेस मानव रहित सिस्टम, फिर क्या है मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली, ग्राउंड मानव रहित सिस्टम, भूतल मानव रहित सिस्टम, पानी के नीचे मानव रहित सिस्टम। यानी इन सारे क्षेत्रों में इसको यहाँ पे लेकर के चला जा सकता है, इन सारे क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसका महत्व क्या है, तो तेजी से जटिल अंतरराष्ट्रीय स्थिति और क्रूर सैन्य युद्ध लड़ाकू सैनिकों को जीवन और सुरक्षा को खतरा है। मानव रहित युद्ध प्रणाली तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है और धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण आक्रमण और रक्षा बल बन गई है। ग्राउंड अनमैन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मानव रहित भागीदारी के आधार पर कुछ हथियारों और उपकरणों को ले जा सकता है और दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। यूसीएस में स्वचालन का उच्च स्तर, अच्छा रिमोट कंट्रोल, मजबूत डिजिटल संचार क्षमता है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो यूसीएस इसका देखिए फायदा क्या होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मानव की जान नहीं जाएगी, यहाँ पे सिर्फ आप ड्रोन या रोबोट ले जाकर के खड़ा कर देंगे, वही लोग युद्ध करेंगे। दूसरा मुद्दा क्या होगा, दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे खतरा भी तो है फिर आम लोगों को, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया साउथ इंडियन मूवी का, तो उस तरीके से वहाँ पे आम लोगों को भी खतरा है। दूसरी बात यहाँ पे क्या की जा रही है कि इसको दूर से आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आपको आसपास होने की जरूरत नहीं। आप लोग ऐसे बनाते हैं, डिवाइस बनाते हैं जो 10 मीटर या 1 किलोमीटर दूर से भी आप चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सारी बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये सारे इसके महत्व हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉम्बैट ड्रोन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, कैसे ये जो लड़ाकू ड्रोन होते हैं वो कैसे काम करते हैं ये बात की जा रही है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे जो मानव के साथ होता है वो बात की जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, आप ड्रोन का यूज करेंगे, ड्रोन को तैयार करेंगे, फिर क्या होगा वहां पे उसको संसाधन देंगे जो चाहिए, चाहे गोली चाहे बारी का हो गया, चाहे बम बारूद हो गया, वो सारी चीज अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आप उसको टारगेट करेंगे कि कहाँ पे भेजना है आपको, फिर यहाँ पे आप जाकर गिरा देंगे। यहाँ पे देखिए विस्फोट हो जा रहा है, इस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। यहाँ पे ये अनमैन्ड व्हीकल है, यानी इसको भी रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ से भी आप डायरेक्ट यहाँ पे जाकर के बम गिरा सकते हैं, यहाँ पे जाके किसी को एक्सीडेंट करके किसी और तरीके से इसकी जान ले सकते हैं। अब यहाँ पे ड्रोन से जुड़ा स्वार्म नाम से क्या है, ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में बात की जा रही है। स्वार्म ये एक तरीके का पूरा मॉड्यूल है, पूरा सिस्टम है, इसके बारे में बात की जा रही है। क्या है तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे ड्रोन क्या है, तो छोटे और हल्के हवाई वाहनों का संग्रह जिन्हें एक ही स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, उन्नत संचार प्रणालियों से लैस है जो उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। यानी यहाँ पे जो है उन्नत संचार प्रणाली, उसका क्या मतलब, कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे अच्छी चीजों का यूज किया है ताकि आप उसको दूर से भी नियंत्रित कर सके, उसके पास होने की जरूरत नहीं है। संचार प्रणालियों के माध्यम से झुंड ड्रोन एक दूसरे के साथ भी संवाद कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी उसके तहत क्या होगा, मान लीजिए कोई एक यहाँ पे हो गया ड्रोन, दूसरा कोई यहाँ पे हो गया, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बात की जा रही है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं, ये बात की जा रही है। एक ही मिशन में कई तरह के पेलोड भी ले जा सकते हैं। झुंड एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर द्वारा समर्थित है। इसका लाभ क्या है, इसके फायदे क्या है, तो सभी मौसम संचालन, यानी चाहे जैसा मौसम हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे यहाँ पे ठंडी हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, ये काम कर सकता है। उच्च गति और चपलता, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो इसकी स्पीड होती है वो अधिक होती है, स्पीड इसकी ज्यादा होती है। विभिन्न मिशनों के लिए कार्यरत और एटीआर स्वचालित लक्ष्य पहचान सुविधा। एटीआर का क्या मतलब होता है, ऑटो टारगेट रिकॉग्निशन, यानी आपने जिसको कह दिया है कि आपको यहाँ पे जाके ए को मारना है, फिर आप चाहे यहाँ से इसको यहाँ से भेजिए, चाहे यहाँ से भेजिए, चाहे ऐसे भेजिए, वो जा करके कहीं भी आप उसको एक बार आपने टारगेट दे दिया, फिर वो कहीं भी छुप जाए, वो उसको खोज के उसी के ऊपर जाएगा। यानी एक बार आपने उसको टारगेट को कमांड दे दी कि ये आपका टारगेट है, फिर चाहे जहां से जाए, चाहे जैसे करे, वो फिर टारगेट के ऊपर ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। ये बात की जाए इसके बारे में।